नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और वक्त है चाय पीने का और हमारे साथ बातें करने का, मतलब चाय पे चर्चा का। तो देखिए, आज मौसम भी है, दस्तूर भी है, चाय गर्मा गर्म है और साथ में पकौड़े एंड आलू बोना भी है। तो खूब चर्चा होगी आज मौसम की। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। तो जैसा कि आपको बताया, चाय पर चर्चा यानी कि ढेर सारी खबरें, गर्मा गर्म चाय। तो आपकी चाय बन गई, उम्मीदें बन गई होगी, तो कप में आप ले लीजिए। तो आप आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो हम अभी आपको बता देते हैं कि पूरे शो में क्या कुछ होने वाला है। दरअसल दिल्ली एनसीआर का मौसम जो है वो बदल गया है। कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है और इस दौरान कई जगह लोग मुश्किल में भी फंसे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बारिश और ढेर सारी परेशानी जल जमाव से हो जाती है। लेकिन धरती के देवदूत उन्हें इन मुश्किलों से बाहर भी निकाल रहे हैं। तो हम आपको रेस्क्यू की भी तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति और इस बार सावन महीने में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रिकॉर्ड श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। तो अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना है। 52 दिनों की ये यात्रा अब संपन्न हो चुकी है। इन सब के बारे में आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता। स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। हम आपको पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही नमो इंडिया रैपिड रेल की शुरुआत हो गई है, उसकी उपलब्धि के बारे में दिखाएंगे। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के एक्सपीरियंस कैसे हैं वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। हम आपको एक हुनरमंद की कामयाबी की कहानी भी दिखाएंगे, कैसे उसने एक शानदार मशीन बनाई और दूसरे को भी ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दिल्ली वालों के लिए खबर। जी हाँ, रिमझिम फुहारों ने आपको बता दी कि दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत तो दे दी। हालांकि ये बारिश अपने साथ जल जमाव और ट्रैफिक जाम जैसी दुश्वारियां भी लेकर आई। लेकिन गुड न्यूज ये है कि फिलहाल गर्मी और उमस दोनों दिल्ली से दूर है। और मौसम विभाग के मुताबिक 24 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान में कमी बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में आज झमाझम बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। सुबह से ही आसमान में काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया था। इसके बाद जब बदरा बरसे तो खूब बरसे। आसमान से टपकती ये वही राहत की बूंदें हैं जिसका दिल्ली और एनसीआर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल और लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और नोएडा में बारिश का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इस बारिश ने दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को उमस से बहुत बड़ी राहत दिलाई। सावन महीने के आखिरी दिनों में छिटपुट बारिश जरूर हुई, लेकिन भादों के पहले ही दिन बादल जब बरसे तो खूब बरसे और तापमान में भी कमी आई। हालांकि इस बारिश ने लोगों की राह मुश्किल भी कर दी। जल जमाव और ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन सुहाना मौसम लोगों के चेहरे से उस परेशानी को कम करता नजर आया। दिल्ली का मौसम अभी कुछ दिनों तक इसी तरह का बना रह सकता है। अभी यहाँ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में अभी हमारा अनुमान यह है कि आज भी जो मानसून ट्रफ है, हालांकि थोड़ा साउथ में है और हवाएं आपकी ओरिएंसी से आ रही हैं, आज भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है। इसके बाद कल थोड़ा कम रहेगी। उसके बाद फिर जैसे मानसून ट्रफ ऑसिलेट करेगा, मॉडरेट रेनफॉल आने का सब्सिक्वेंट 3-4 दिन का अनुमान है। साफ है कि लोगों को अभी बारिश का लुत्फ उठाने का और मौका मिलेगा, लेकिन इस दौरान जल जमाव और ट्रैफिक जैम जैसी कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि तापमान में कमी होने से राहत ज्यादा महसूस होगी। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई वाकई आज तो मजा आ गया। सुबह सुबह जब वो ठंडी ठंडी फुहारें, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फिर उसके बाद एकदम तेज बारिश, और जब वो बारिश मुंह पे आती है, सीधा वो छींटे मुंह पे आते हैं, साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए, आलू बोंडे की जगह ब्रेड पकौड़ा मिल जाए। कल शाम ये सब मैंने किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि कल मैं घर पे थी ना, तो कल शाम हम सबने, रक्षाबंधन था, मैं गुड़गांव गई हुई थी और वहां पर वही हल्की हल्की बूंदे और बारिश आ रही थी, झमाझम बारिश भी हो रही थी। कल शाम में भी बारिश हुई कि नहीं? आपके इलाके में हुई कि नहीं? शाम को बारिश हो रही और कल अच्छी बात ये थी कि कल पैची बारिश नहीं हो रही थी, हर जगह हर बारिश हो रही जगह थी। दिल्ली बारिश। से लेकर नोएडा तक बारिश हो रही एंड आई थी। एम श्योर कि अदिति जब निकली होगी घर से तो अदिति की टेंशन बढ़ गई होगी। आज सुबह ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने देखा 7:30 बजे बारिश हो रही है,
तो मैंने कहा अभी मैं ऑफिस चली जाती हूँ। टाइम हुआ या नहीं हुआ, मुझे बाद में ट्रैफिक में नहीं फंसना। देखिए दोनों चीजें हैं, बारिश का मजा भी है लेकिन बारिश उन लोगों के लिए सजा भी है जिनका घर जो है वो दफ्तर से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन जिनके लिए मजा है, जरा देखिए उन्होंने कैसे मजे लिए इस बारिश के। दिल्ली एनसीआर में जैसे ही मौसम सुहाना हुआ तो लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। वैसे भी रोजाना यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग घूमने पहुंचते हैं। आज जब मौसम सुहाना है तो जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त यहाँ पर लोगों का जमावड़ा और दिनों से भी बहुत ज्यादा हो गया है। कहाँ से आए हैं आप? मौसम कैसा लग रहा है? मैं हैदराबाद से आया और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत। अच्छा, मैं देख रही हूँ बच्चा पार्टी बहुत खुश है। कहाँ से आए? सारे हैदराबाद से? हाँ। मौसम कैसे लगा? दिल्ली का बारिश में नाचे आप लोग? देखा? नहीं। हाँ हाँ मैं नाचूंगी। नाचोगे आप? हाँ मतलब बीतता हूँ बारिश में पूरा। अगर अभी हम दिल्ली की मौसम की बात करें तो बहुत खुशनुमा, बहुत ठंडा मौसम है। आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हैदराबाद का भी मौसम अच्छा रहता है। यस, ये इधर दिल्ली अच्छा ह्यूमिडिटी है, थोड़ा ह्यूमिडिटी है लेकिन बारिश। ह्यूमिडिटी। हैदराबाद की बात करें तो वहाँ से कैसा है दिल्ली का मौसम? हैदराबाद से अच्छा रहते, दिल्ली से हैदराबाद अच्छा रहते। पर यहाँ की बारिश कैसी लग रही है? बारिश तो तभी मुझे लगता है आप बच्चों को लेके इंडिया गेट घूमने आए। हाँ, इंडिया गेट देखने के लिए आए थे। बिल्कुल, देखिए जैसे ही मौसम अच्छा हो तो लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और अब ये तस्वीरें आपको पूरे हफ्ते नजर आएंगी क्योंकि दिल्ली एनसीआर का मौसम कुछ इसी तरह से ठंडा और सुहाना रहने वाला है और अगले हफ्ते फिर से दिल्ली वालों को बारिश की सौगात मिलेगी। यानी अगर हम बात सावन की करें, सावन तो खत्म हो गया लेकिन बावजूद इसके जो कहते हैं सावन की बरसात, सावन की फुहार, वो अभी दिल्ली के साथ तमाम जो पड़ोसी राज्य है वहाँ देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शगुन भारद्वाज के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। शगुफ्ता, ये आलू बोंडा कहाँ की डिश है? मुझे नहीं पता, मेरे घर पे Guess बनती है, करो मेरे घर की तो हो नहीं सकती। राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? आलू बोंडा नहीं, उत्तराखंड तो नहीं बनता? नहीं बिल्कुल नहीं। पंजाब में भी नहीं बनता। कहाँ बनता है? कहीं भी बनता है, बारिश का मौसम है, एंजॉय करो। जिसके घर में बनता है वही की डिश हो जाती है, और जो ठीक खा रहा है? है उसको मजा आता है इसमें। देखिए, बारिश की बात हम लोग कर रहे हैं, बारिश के मौसम के मजे ले रहे हैं। अब दिल्ली में इतनी ज्यादा बारिश हो गई है, मुंबई में, हालांकि मुंबई की बारिश का आपको पता होगा, हम दोनों मुंबई से हैं। जून से लेकर जो बारिश शुरू होती है रुकती नहीं, सितंबर तक चलती है वो 4-5 महीने। पिछले एक हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है मुंबई में, हाँ, काफी तो उमस हो रही है। ये तस्वीरें वही इस बात की तस्दीक करती हैं कि मुंबई वालों को इस बार बारिश का बेसब्री के साथ इंतजार है। उमस और गर्मी से मुंबई वासी परेशान हैं, उन्हें बारिश का इंतजार तो है ही। यूं तो देखिए जून में ही महाराष्ट्र में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन पिछले 15 दिन से मुंबई के आसमान से एक बूंद पानी नहीं बरसा और मायानगरी उमस का सामना कर रही है। जूस, नारियल पानी के स्टॉल्स पर लोग गला तर करने के लिए लगातार नजर आ रहे हैं। बहरहाल गुड न्यूज ये है कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन में मुंबई में बारिश का अनुमान जताया है, यानी बहुत जल्द मुंबई वासियों को गर्मी और उमस से राहत मिल जाएगी। लेकिन अभी फिर से मानसून के लिए कंडीशन फेवरेबल बन रहे हैं और आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 दिन से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरा महाराष्ट्र के ऊपर हो रही है। वो जो वेदर पैटर्न होता है, विंड का जो डिसकंटिन्यूटी होता है, उसके वजह से थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ हमें बारिश मिल रहा है और ये 2-3 दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में जारी रहेगी और उसके बाद फिर से थोड़ा सा अच्छा बारिश होने की शुरुआत दिखाई दे रही है। अभी गर्मी थोड़ा है ज़्यादा है ना, तो बारिश का इंतजार है। हाँ, बारिश होता तो थोड़ा सही रहता, मौसम अच्छा था। गर्मी कैसी है यहाँ की? बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। हाँ। यानी 3-4 दिन से हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है बारिश बंद होने के कारण। तो बारिश का इंतजार है। बारिश अभी क्या होगा कोई पता नहीं, बरसात आएगा तो मौसम ठंडा होगा। और गर्मी बहुत है, बारिश नहीं होने की वजह से बहुत गर्मी है। बारिश का इंतजार है। बारिश होएगी तो थोड़ी सी ठंडी रहेगी। हाँ, और ऐसे घूमने में तो आप देख ही रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हम लोग।
तो बारिश हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं बाढ़ भी आ रही है। ये देखिए, अब आपको बाढ़ और बारिश और रेस्क्यू की हम तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां बारिश का दौर अभी भी जारी है और नदी और नाले उफान पर हैं। यहाँ टिहरी के धनौल्टी इलाके में हुई भारी बारिश के चलते बरसाती जंगल नाला उफरने लगा। इसके चलते लकड़ी का कच्चा स्थायी पुल बह गया और पुल के दूसरे छोर पर बने रिजॉर्ट में कुछ पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग फंसकर रह गए। तो इसकी जानकारी मिलने पर फौरन एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया। रस्सी के सहारे एसडीआरएफ की टीम ने सभी फंसे हुए लोगों को एक एक करके नाला पार कराया और दूसरे छोर पर तक पहुंचाया। 8 पर्यटकों और 9 स्थानीय लोगों का रेस्क्यू करने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, जिसके बाद सबने राहत की सांस ली। तो आपने देखा किस तरह से देवदूत बनकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान हमारे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो उत्तराखंड की जैसे हम बात करें तो इस महीने उत्तराखंड में खूब बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो राहत दिलाने के लिए धरती के देवदूत भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। और अगर खासकर देहरादून की बात करें तो देहरादून के सहसपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 लोग मवेशियों के साथ फंस गए थे, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में नदी नाले बार बार उफान पर आ रहे हैं। देहरादून के सहसपुर में आसन नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से 5 लोग अपने मवेशियों के साथ नदी के बीच टापू में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इन सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। बाढ़ और बारिश का ये कहर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ से लेकर मैदान तक बरसात का कहर अभी जारी रहेगा। देहरादून, उधम सिंह नगर और बागेश्वर सहित कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जो भारी से बहुत भारी वर्षा है उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा की कल संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी। यकीनन मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ऐसे में जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। विकास नगर से टीना साहू और मसूरी से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि अगर हम दक्षिण की भी बात करें तो वहां भी अच्छी खासी बारिश हो रही है और वहां भी हालात बिल्कुल एक जैसे ही हैं। नांदेड़ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं निजामाबाद की, जहां पर इसी तरह के हालात थे और कैसे हमारी रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे बुजुर्ग का यहाँ पर रेस्क्यू किया, तो साथ ही साथ निजामाबाद में भी रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश की वजह से अप्पा राव पेट गांव में एक नाला लबालब पानी से भर गया। पानी के बल खाते वेग में एक बुजुर्ग की सांसें अटक गईं। देखिए कैसे ये बुजुर्ग पानी की तेज धारा के चक्रव्यूह में घिर गए। लाठी के सहारे कदम टिकाए, लेकिन कब तक इस लाठी का सहारा मिलेगा ये पता नहीं। लेकिन तभी कुछ सेकंड के बाद कुछ लोग वहां पहुंच गए और बुजुर्ग की जान बचाने में जुट गए। एक रस्सी बुजुर्ग की तरफ फेंकी, लगातार हिम्मत नहीं हारने का हौसला दिया। आखिरकार लोगों की मेहनत रंग लाई और बुजुर्ग को इस सैलाब से सकुशल बाहर निकाला गया। बाहर निकालने पर बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। वहीं तेलंगाना के निजामाबाद इलाके में भी भारी बारिश के कारण कई इलाके पानी में डूब गए। लबालब पानी से नाले भर गए। एक बस इस सैलाब में फंस गई। देखिए तस्वीरों को, कैसे लबालब पानी में डूबी हुई है ये बस। यात्रियों की जान मुश्किल में थी, लेकिन बचाव दल की टीम तुरंत एक्शन में आई और यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले और निजामाबाद से अब्दुल बशीर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बारिश से अगर राहत मिलती है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं।
कितनी बार ये आफत भी साबित हो जाती है। झारखंड के लातेहार में भी ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ, यहाँ बारिश के चलते 2 युवक लोथ फॉल के तेज धार में फंस गए। हालांकि कई मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से लातेहार जिले के महुआ डांड स्थित राज्य का सबसे ऊंचा लोध फॉल इन दिनों उफान पर है और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इससे यहाँ घूमने आए 2 युवक मुश्किलों में घिर गए। दरअसल अचानक जलस्तर बढ़ गया और दोनों युवक झरने के नीचे पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। ऐसे में जान बचाने के लिए दोनों ऊंचे पत्थर पर चढ़ गए। पत्थर के टीले पर दोनों चढ़ तो गए, लेकिन पानी का बहाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मियों को जब इसकी जानकारी मिली तो वो तुरंत एक्शन में आए और रेस्क्यू शुरू किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे 2 मजबूत लकड़ियों के सहारे लोध फॉल की धारा के बीच पुलिया बनाकर दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहने पर युवकों के साथ साथ बचाव कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। जैसलमेर से विमल भाटिया और लातेहार से संजीव गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये दोनों तस्वीरें आपने देखी हैं झारखंड और राजस्थान की, जैसलमेर की, लेकिन कुछ इसी तरह के हालात महाराष्ट्र के बीड में भी, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर है। बीड जिले में खास करके पर्यटन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। श्री क्षेत्र रामेश्वर झरना इसे कहते हैं, जो कि इस वक्त लबालब भरा हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त वहां की तस्वीरें कैसी आ रही हैं। तो सबका चाय और बोंडा हो गया हो तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें। नहीं, हम चाय गर्म करवाएंगे ना, तभी मैं वही कह रही हूँ, सबका चाय बोंडा हो गया तो यहाँ। तो देखिए, सावन के महीने की बात कर रहे हैं तो सावन के महीने में इस बार शिव भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के रिकॉर्ड दर्शन किए हैं। 30 दिनों में 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई है। और बाबा के दर्शन करने आने वाले भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की थी, जिसकी लोगों ने तारीफ भी की और रिकॉर्ड संख्या में दर्शन भी किए। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के रिकॉर्ड दर्शन। काशी विश्वनाथ का दरबार यूं तो सालों भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है। बाबा के दर्शन पूजन, जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद पाने को हर दिन दूर दराज से भक्त पहुंचते हैं। लेकिन बात जब शिव के प्रिय सावन महीने की हो तो भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह चरम पर रहता है। बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य के जलाभिषेक को उमड़ पड़ते हैं। शिव भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बार सावन के महीने में रिकॉर्ड 55 लाख श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने आंकड़ा जारी कर ये जानकारी दी। सावन महीने के 29 दिनों में 53,84,000 से ज्यादा भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई, जबकि अंतिम सोमवार को रिकॉर्ड 1,64,000 शिव भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। इस तरह पूरे सावन के महीने में 55,48,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। इस बार श्रावण माह में 5 सोमवार थे। हर सोमवार को विश्वेश्वर का श्रृंगार अलग अलग स्वरूपों में किया गया। श्रावण पूर्णिमा और अंतिम सोमवार को भी बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। शंकर पार्वती गणेश श्रृंगार के साथ ही श्रावण पूर्णिमा का वार्षिक झूला श्रृंगार किया गया। काशी कॉरिडोर बनने के साथ ही महादेव के भक्तों को सुगम दर्शन का उपहार मिला है।
उसके बाद से लगातार दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है। मंदिर परिसर और कॉरिडोर में क्राउड मैनेजमेंट से भी दर्शन आसान हुआ। भक्तों को किसी किस्म की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी पुख्ता व्यवस्था की थी। सावन का महीना शुरू होने से पहले ही क्राउड मैनेजमेंट का पूरा प्लान तैयार किया गया था। कतार और एंट्री पॉइंट पर व्यवस्था होने से श्रद्धालुओं को दर्शन में आसानी भी हुई। मंदिर परिसर में उचित व्यवस्था की वजह से सुगम और सुरक्षित दर्शन हुए। श्रावण मास के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने काशी पहुंचकर मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए निर्देश दिए थे। प्रशासन और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने सावन की इन सभी व्यवस्थाओं के लिए पूरा प्लान तैयार किया था और नतीजा शिव भक्तों के रिकॉर्ड दर्शन के रूप में अब सामने है। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अमरनाथ यात्रा में भी इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इस साल 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 29 जून से शुरू हुई ये यात्रा सोमवार 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक रस्म के साथ ही समाप्त हो गई। इसके साथ ही श्री अमरेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा का मुख्य दर्शन और पूजन का विधान भी संपन्न हो गया। पवित्र गुफा में पूजा के बाद छड़ी मुबारक वापस पहलगाम के लिए लौट गई और पवित्र गुफा भी श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गई। 52 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा में इस बार करीब 5,10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जो पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2011 में 6,35,000 श्रद्धालु यहां पहुंचे थे, जबकि 2012 की बात करें तो 6,22,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का समापन अब हो गया है, लेकिन एक और धार्मिक यात्रा ने भी यहां सुर्खियां बटोरी। दरअसल यहां सालाना छोटा अमरनाथ यात्रा निकाली जाती है। जी हाँ, और इस यात्रा को महाध्यानेश्वर यात्रा भी कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिलता है। बांदीपुरा के पहाड़ी इलाके में कुछ लोग यूं थिरकते नजर आए। महिलाओं में पहाड़ चढ़ने को लेकर अलग उत्साह दिखाई दिया। दरअसल यहां सालाना छोटा अमरनाथ यानी महामध्यनेश्वर यात्रा निकाली गई। जैसे ही श्रद्धालुओं के इस जत्थे को रवाना किया गया तो वहां हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। इस तीर्थ यात्रा में श्रद्धालु गुफा के पास स्थित महाध्यानेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें इन चुनौतीपूर्ण जगहों से भी गुजरना पड़ता है, जो कि एक एडवेंचर जैसा माहौल भी बनाता है। इस वक्त हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम ध्यानेश्वर यात्रा ओली के यात्रा के लिए जा रहे हैं। और जहां तक इंतजामात का सवाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद देना चाहता है, दिल से उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना बढ़िया सा अरेंजमेंट कर दिया। फिर हमें ऐसे लग रहा है कि यात्रा के अलावा ऐसा लग रहा है कि एडवेंचरस टूर पे हम निकले हैं। ये तीर्थ यात्रा उत्तरी कश्मीरी क्षेत्र में होती है। महाध्यानेश्वर मंदिर को छोटा अमरनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। ये दर्दपुरा गांव के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि इस पवित्र स्थल में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। पूरी तैयारियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, रहा सवाल अपने यात्रियों का, तो आप देख सकते हैं कैसे जोश खरोश से वो लोग जा रहे हैं। वो खुशी मना रहे हैं कि जैसे उनको लोकल्स ने वेलकम किया, वो बहुत खुश हैं कि वो जोश और खरोश से आगे जा रहे हैं। इस यात्रा को यहाँ भाईचारे की यात्रा के तौर पर भी देखा जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एक गुड न्यूज और अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन जो लोग करने जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि पैदल मार्ग एक बार फिर से खोल दिया गया है। जी हाँ, बाबा केदार के दर्शनों के लिए पैदल मार्ग को एक बार खोल दिया गया है। तेज बारिश के बाद ये मार्ग 31 जुलाई से बंद था, लेकिन प्रशासन ने इस मार्ग की मरम्मत में तेजी दिखाई और बहुत जल्दी इसे खोल दिया। करीब 2 हफ्तों के इंतजार के बाद शिव भक्तों को मिल गई बाबा केदारनाथ के दर्शन की सौगात। 31 जुलाई को उत्तराखंड में जोरदार बारिश के बाद केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। रास्ता बंद होने से कई तीर्थयात्री बीच रास्ते में ही फंस गए थे।
बारिश की वजह से फंसे हजारों श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। कई दिनों तक चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही प्रशासन पैदल मार्ग को दुरुस्त करने में जुट गया। 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्गों की मरम्मत के लिए प्रशासन ने 250 से ज्यादा मजदूरों को काम पर लगा दिया। इस जी तोड़ कोशिश से कुछ ही दिनों में यात्रा मार्ग को दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है और आज से हमारा पैदल मार्ग भी खुल गया है। पैदल मार्ग से लोग बड़े आराम से अच्छे से आ रहे हैं। हेली यात्रा भी चालू है। हेली यात्रा से भी बहुत बढ़िया है। कुल मिला के यात्रा मंगलमय रही, बिना कठिनाइयों के, बिना परेशानी के। हम लोग गुड़गांव से आए हैं और आए हेलीकॉप्टर से हैं। अभी कुछ पिछले 10 दिन से यात्रा बंद थी, बट अब अच्छे से खुल गई है और बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं। आप सब आइए और बाबा के केदार का आशीर्वाद लीजिए। जय बाबा केदार। बाबा केदार के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी चल रही है और भक्त अब पैदल मार्ग से भी केदार धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की मदद के लिए पैदल मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। उम्मीद की जा रही है कि पैदल मार्ग शुरू होने के बाद बहुत जल्द एक बार फिर केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सावन का महीना खत्म हो गया है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस महीने के आखिरी सोमवार को भक्ति के तमाम रंग देखे गए हैं, जिसमें से एक रंग मध्य प्रदेश से भी सामने आया है। जी हां, सावन के बाद भादो का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में भी भक्ति में माहौल देखने को मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। सावन के बाद अब भादो का महीना शुरू हो गया है। सावन में हर तरफ भगवान भोले शंकर की जयकारे सुनाई पड़े, तो अब भादो महीने में भी भक्ति की गूंज ही सुनाई पड़ेगी। भगवान शिव के प्रिय महीना सावन में देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। खासकर सावन के सोमवार को तो मंदिरों में आस्था का सैलाब मानो नजर आया, क्योंकि इस दिन की शिव पूजा का बड़ा ही महत्व माना गया है। मान्यता है कि इससे सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सावन के अंतिम सोमवार की छठा देखते ही बनी। यहाँ भगवान पशुपतिनाथ महादेव की विशाल यात्रा निकाली गई। सजे धजे रथ पर ढोल की थाप और डमरू वादन के साथ निकाली गई इस यात्रा में भक्त पूरी तरह शिव भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। इस यात्रा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। यात्रा में चल रहे अखाड़े में उन्होंने तलवारबाजी का प्रदर्शन भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सावन के बाद शुरू हुए भादो महीने में भी भक्ति के रंग देखने को मिलेंगे। ये महीना क्योंकि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। भादो महीने में तो भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की विशेष उपासना रहती है। मान्यता है कि इस माह में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। भादो मास में कृष्ण जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी, हरितालिका तीज और अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। मान्यता है कि इसी भादो माह में भगवान गणेश और भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और इस महीने में इन दोनों की विशेष पूजा करने से जातक को सभी कष्टों और दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा भाद्रपद में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। मंदसौर से आकाश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पेरिस में आपने देखा कि हमारे देश के कई एथलीट्स ने कई कीर्तिमान वहां रचे, लेकिन अब बारी शगुफ्ता किसकी है? पैरालंपिक्स की है। तो उसमें क्या कुछ होने वाला है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खास होते हैं हर मायने में और देश का नाम ऊंचा करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो पैरालंपिक्स गेम्स की अब तैयारी है, इसे लेकर खिलाड़ियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पूरी तरह से कसी है। देखिए, भारत की ओर से 84 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इसमें। इन सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में 19 पदक हासिल किए थे और ये देश के जाबाज हैं, जिन पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का दारोमदार होगा। और देश आपके लिए एक ही मंत्र कह रहा है, विजय भव, विजय भव, विजय भव। ये पैरा खिलाड़ी भी पूरे जोश से लबरेज हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। जब मैं पार्टिसिपेट करती हूँ इंडिया के लिए, स्पेशली ऑन अ व्हील चेयर, जब मैं जाती हूँ और कंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ,
तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि फिर वो ही वापस करने का मन करता रहता है। इन तस्वीरों में एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी ओर हमारे होनहार जाबाज देश के पैरा एथलीट। निकल पड़िए और दिखा दीजिए कि हिम्मत और हौसले की ताकत क्या होती है। दरअसल इसी महीने 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा। इसी को लेकर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को दबाव न लेने और बस अपना बेस्ट देने की सलाह दी। स्पोर्ट्स में भारत की उपलब्धियां खेलों को लेकर समाज के बदलते नजरिए का प्रतिबिंब है। एक समय था खेलों को खाली समय का काम माना जाता था। जो खाली है वो खेलता है, और आज जो खेलता है वो खिलता है। इन खेलों में भारत के रिकॉर्ड 84 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 54 एथलीट भेजे थे। इस तरह इस बार 30 खिलाड़ी ज्यादा जा रहे हैं। साल 2021 में हुए पिछले पैरालंपिक गेम्स में भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। तब भारतीय दल ने 5 गोल्ड समेत कुल 19 पदक जीते थे। इस तरह साल 2021 में भारत 24वें स्थान पर रहा था। इस बार भारतीय फिर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। हमने पिछले पैरालंपिक्स में आपने 1 गोल्ड मेडल समेत 2 पदक जीतकर पूरे देश को गर्व से भर दिया था। इस बार क्या टारगेट सेट किया है? सर, पिछली बार मेरा पहला पैरालंपिक गेम्स था, तो उसी के हिसाब से मैं 4 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, एक्सपीरियंस गेन कर रही थी। अभी काफ़ी इस पैरालंपिक साइकिल में काफ़ी मैच्योरिटी आई है, स्पोर्ट को लेकर भी, टेक्निक को लेकर भी। कोशिश यही रहेगी कि इस बार भी मैं जिन भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसमें अपना बेस्ट दूँ। इस बीच के दौरान खिलाड़ियों ने अपने बुलंद हौसले का भी उदाहरण पेश किया और इंजरी को अपना एक गहना बताया। उनका साफ कहना है कि ऐसे समय में निराश होने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि इस हालात से लड़ना होता है, तभी सफलता मिलती है। पैरा टाइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर ने भी अपनी कहानी शेयर की। अरुणा, पिछले पैरालंपिक्स में आप एक महत्वपूर्ण मैच से ठीक पहले घायल हो गई थी। इस चोट के बाद आपने कैसे खुद को प्रेरित रखा और कैसे इससे बाहर निकल पाई? सर, जब आप एक मेन टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक इकलौते गेम में, मैंने पूरे ताइक्वांडो कम्युनिटी को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, बट कहीं ना कहीं इंजरी की वजह से पीछे हो गई। बट सर, एक इंजरी आपके गेम को नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा एम बहुत बड़ा है। जाहिर है खिलाड़ी तैयार हैं और अब बारी इतिहास रचने की है। पिछला इतिहास साल 2021 में रचा गया था, लेकिन अब साल 2024 है। खिलाड़ियों का हौसला 7वें आसमान पर है। अब की बार 2021 से भी आगे निकलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से मेरठ के बीच शुरू हो गई है। नमो भारत ट्रेन में मेरठ पहुंचने पर वहां लोगों ने इसका स्वागत किया और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल इतने कम समय में ट्रेन का पहुंचना भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो आपको दिखाते हैं कैसा रहा साहिबाबाद से मेरठ तक लोगों का सफर और इस सफर का अनुभव उनके लिए कैसा था। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, कहाँ रहती हैं आप? मोदी नगर। मोदी नगर। वैसे बेसिकली मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले के सफर में और अब के सफर की बात करें तो कितना सफर अच्छा हुआ? बहुत इजी हो गया, कंफर्टेबल हो गया। बच्चों के अकॉर्डिंग अब हम अकेले भी उनको लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, वरना कोई ना कोई साथ में चाहिए, छोटे बच्चों के साथ। यानी कि आपके घर आना जाना आसान? जी, जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं हम लोग इजिली, कंफर्टेबली। बहुत अच्छा हो गया, बहुत रिलैक्सेसिंग है। आपका क्या नाम है? हर्ष शर्मा। हर्ष, ये बताइए कि
क्या जो ट्रेन शुरू हुई है अब मेरठ तक पहुंच गई है, तो कितना कारोबार और कितनी जो अर्थव्यवस्था है मेरठ की माने तो उसको कितना अब असर पड़ने वाला है? अभी काफी लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ से दिल्ली रह रहे थे, टाइम नहीं मिल पाता था लोगों को आने का, अब 1 घंटे के अंदर घर ही आ जाएंगे, तो लोगों को टाइम भी बचेगा, लोगों के पैसे बचेगा। और अगर इतनी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएंगी तो यहाँ कंपनीज भी खुलेंगी, लोगों को स्कूल की फैसिलिटी मिल जाएंगी, सब चीज़ का फायदा मिलेगा लोगों को यहाँ पे। यानी कि कोई दिल्ली किसी को जाना हो तो रोज आना जाना डेली का जाना कर सकता है, कोई इशू नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल जी, ये बताइए सफर का आनंद कैसा है इस ट्रेन? बहुत ही बढ़िया, दिल्ली मेट्रो की ही पूरी टक्कर है इस रूट पे। मेरी पहली बार इसमें जर्नी है, क्योंकि मेरठ साउथ स्टेशन ये परसों से ही स्टार्ट हुई है। कल से स्टार्ट? हाँ, बेसिकली मुझे कल से नॉलेज में आया। तो आज गाजियाबाद जाना था, रश बहुत था, कैब अवेलेबल नहीं थी, तो आज फर्स्ट टाइम बैठे हैं। एसी है, बढ़िया है, समय का पता नहीं चल रहा है, दाएं दाएं स्टेशन आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। भाई, सफर पहली बार कर रहे हो इसमें? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जी। कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तक तो बेहतरीन लग रहा जी। ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, कूलिंग भी अच्छी है और स्पीड भी मेरे 143 के करीब में, 160 के करीब में स्पीड बताई जा रही है। 158 पहुंच गई थी? 158 पहुंच चुकी थी, अब भी 141 के करीब में चल रही है। लग रहा है अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम अंबुज कुमार। कहाँ जा रहे हैं? मैं जी ट्रेनिंग पे वापस जा रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में। अच्छा, यूपी पुलिस में। अच्छा, पहले जब आना जाना होता था तो बस में होता था, अब इसका एक्सपीरियंस कैसा है? अब दिल्ली से घर आने में 2 घंटे लगते थे, 1 दिन की छुट्टी मिलती थी, वो आने जाने में खराब हो जाती थी। अब गाजियाबाद से ट्रेन है, 5 बजे ट्रेन है, 4:30 घर से निकला हूँ, आराम से टाइम से पहुँच जाऊँगा आधे घंटे में। कोई परेशानी हुई? वही नहीं, सेम फेयर है, बस ये मान लो बस का 60 है, कोई ज़्यादा फेयर नहीं है और इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। टॉप स्पीड भी आपने देखी होगी 158 किलोमीटर/आवर की हुई है, सब फुल्ली सेटिस्फाइंग है। लेकिन आगे तक चलेगी तो और ज़्यादा फिर डेवलपमेंट होगा आगे की तरफ। कहते हैं कि इंसान अगर कुछ ठान लेना तो उसके लिए शिद्दत से कोशिश करनी चाहिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। इसे साबित करके दिखाया है जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक हुनरमंद ने। जी हाँ, मैकेनिकल वर्कशॉप में खुद के हुनर को तराशने के बाद उसने न सिर्फ अपनी काबिलियत साबित की, बल्कि वो दूसरों को भी इसके लायक बना रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। जहां चाह वहां राह। ये राजौरी के गांव देहात की तस्वीरें हैं। ये छोटी सी जेसीबी जिसे यह शख्स इस्तेमाल कर रहा है, उसे इसने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैट्रिक पास करने के बाद रियाज ने जम्मू के मैकेनिकल वर्कशॉप में खुद के हुनर को तराशा और फिर अपने जरूरतों के पूरा करने के मकसद से छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल करके ये छोटी जेसीबी बना डाली। ये मशीन जो चला लेता है तो वो बड़ी मशीन भी चला लेगा, फंक्शन वगैरह सब सेम है। मैंने जम्मू से सामान लाया, लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए, तो उधर से सामान मैंने सारा लाया, इधर घर में लाके इसको तैयार किया है। जाहिर है इस इलाके में हर तरफ रियाज की कारीगरी और हुनर की चर्चा हो रही है। इनसे प्रभावित होकर बाकी युवक भी रियाज से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी जो लोग हैं मेरे पास आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, मीडिया वाले भी दिल्ली से भी लगभग आ रहे हैं, तो नौजवान लड़के हैं जो हैं वो भी इधर मेरे से इधर काम सीख के, तो कुछ जो ये मशीन चलाएगा तो वो बड़ी मशीन भी चला लेता है, तो वो जो गाड़ी वगैरह कोई भी काम रिपेयर करना चाहता है तो वो रिपेयर भी कर सकता है। जाहिर है हिंदुस्तान में टैलेंट में कमी नहीं है, कमी है तो बस एक अवसर की। दिलचस्प ये है कि मोहम्मद रियाज जैसे युवक मौकों का इंतजार नहीं कर रहे, वो मौके बना रहे हैं और बाकायदा दुनिया को अपनी काबिलियत का जौहर भी दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लॉन्ग वीकेंड था, उम्मीद करती हूँ कि सबने स्त्री 2 देख ली होगी। टिकट से नहीं मिले मतलब हमने लेट नाइट भी ट्राई किया कि चलो देर रात मिल जाए, उसमें भी या तो पीछे के रो में एक टिकट या तो बिल्कुल फ्रंट पे। तो मैंने कहा फ्रंट में बैठ के अगर भूत देखेंगे तो पता नहीं कितना डर लगेगा और शायद मजा भी ना आए, तो इसीलिए नहीं देख पाए। देखिए जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक यही है कि टिकट क्यों नहीं मिल रही है, वो बताती हूँ। 37 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है फिल्म।
तो कुल मिलाकर इसने देश भर में 5 दिन में 228 करोड़ की कमाई की है और वर्ल्ड वाइड कमाई की अगर बात की जाए तो फिल्म ने 5वें दिन 310 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। और खास बात यह है कि स्त्री 2 ने 5वें दिन बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने 5वें दिन हिंदी बेल्ट में 30 करोड़ की कमाई की थी। देखिए, इस फिल्म में अगर आप देखना चाहते हैं जो कास्ट है वो है राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई है ये फिल्म। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म ने पहले दिन 51.8 करोड़ की ओपनिंग कर धमाकेदार शुरुआत की थी। इसके बाद रविवार को भी फिल्म ने 55.9 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कुल मिलाकर फेस्टिवल वाले वीकेंड पर स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है और बॉलीवुड को जश्न का एक और मौका दे रही है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी है तो कहीं कहीं बारिश से परेशानी भी है, लेकिन परेशानी को मात देकर आगे बढ़ना ही तो कामयाबी है। और अपनी कामयाबी की बात श्वेता जो कर रही हैं उसे हमने देखा है किस तरह जम्मू कश्मीर के एक हुनरमंद ने इसे हासिल किया। हम ऐसी खबरों के बारे में आपको बताते रहेंगे। वाह दीदी वाह, सावन का महीना देखिए भले ही बीत गया हो लेकिन उसकी छटा हमारे मन में छपी है। और अभी तो जन्माष्टमी और गणेश उत्सव जैसे त्योहार आने बाकी हैं भाई। बिल्कुल, जाहिर है हमें शो में आने वाले त्योहारों के बारे में आपको जरूर बताते रहेंगे, उसकी रंगत भी दिखाते रहेंगे, क्यों नवजोत? सीधी सी बात है भाई, फेस्टिवल मतलब गुड न्यूज टुडे, और हो ही नहीं सकता। हमारा फेस्टिवल तो शुरू हुआ है। 15 अगस्त, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, फिर उसके बाद दशहरा, फिर दिवाली, भाई बहुत कुछ है। बस आपको कहीं नहीं जाना, चाय हमारे साथ जरूर पीनी।